टॉपिक हाँ एंड हाँ हर बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल। ओके इसका थोड़ा सा सो पर्टिकुलर। एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट या एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। ये कंप्लीट आपको बताता है कि स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक बिल्कुल 1900 से लेकर के 21st सेंचुरी तक जो भी डेवलपमेंट हुई है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, इसका जो सेंट्रल थीम है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग, उसमें काम करने वाले लोग, ये सारी चीजें। वेरएस जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की बात करते हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का जो सेंट्रल पॉइंट है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन ही, लेकिन इसमें हमारा फोकस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी या मतलब स्ट्रक्चर उस पे नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, ह्यूमन एस्पेक्ट आपस में कैसे बिहेव करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है और उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए। सो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में बेसिकली हम ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में हम ग्रुप बिहेवियर के अलावा भी शुरू से लेके लास्ट तक, चाहे फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हो, चाहे वो सिस्टम्स थ्योरी हो, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हो, अलग अलग अप्रोचेस को हम कवर करते हैं। तो यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का ही एक पार्ट है, सब पार्ट मान सकते हो, बिकॉज इसमें भी हम वही चीजें कवर करते हैं। उन्हीं थिंकर्स को ऑलमोस्ट हम रिपीट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, बट मोर ऑफ बिहेवियरल पार्ट कि आप एक्चुअल में विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ में। मेकिंग सेंस? यस मैम। ओके, तो कल तक हमने कम्प्लीटली टी ग्रुप ट्रेनिंग तक कंप्लीट कर लिया था। अब आता है क्रिटिसिज्म बाय आर्ग्रिस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ आर्ग्रिस, यानी आर्ग्रिस ने भी कुछ क्रिटिसाइज किया था और आर्ग्रिस का भी क्रिटिसिज्म हुआ था, तो दोनों को समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोशो साइकोलॉजिकल अप्रोचेस को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था ना। व्हाट इज दिस सोशो साइकोलॉजिकल अप्रोच? देखो, सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच में बेसिकली जो इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी, ऑब्वियसली सोसाइटी अगर कहीं पर भी वर्ड यूज हो रहा है स्पेशली इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ग्रुप के तौर पे लेना, और साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर, इंडिविजुअल ह्यूमन का जो एटीट्यूड है उसको हम इंक्लूड करते हैं। इन आर्ग्रिस ने दोनों को ही क्रिटिसाइज किया। ओके, अब था ये कि उनका ये मानना था, बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स हैं वो ये मान के चलते कि एनवायरनमेंट इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स। ओके, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल सोशोलॉजिस्ट है लाइक पीटर ब्लाउ, विक्टर थॉमसन एक्सेट्रा, इन्होंने पर्सनालिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर स्टडी नहीं की है। यानी जो अर्ली रिसर्चर्स थे ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, उन्होंने इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करा। लेकिन ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल बिहेवियर जो होता है ना वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और उसके एनवायरनमेंट में सिर्फ बाहरी चीजें नहीं आती है, एनवायरनमेंट में दूसरे लोग भी आते हैं। इसीलिए ग्रुप डायनामिक्स यूज हुआ है, वो किस तरीके से दूसरों से इंटरेक्ट कर रहा है, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, उस चीज को इन लोगों ने इग्नोर करा। While studying organizations as a whole, they seem to ignore the admittedly critical part of the organization. जैसे individual behavior, small group behavior, intergroup behavior represent important parts that help to create the whole. इंडिविजुअल बिहेवियर पे आपने फोकस कर लिया, व्हाट अबाउट द स्मॉल ग्रुप बिहेवियर, आप दो चार लोगों के आपस में इंटरेक्ट करते हो वो। एंड इंटर ग्रुप बिहेवियर, आप बाकी लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ योर ओन ग्रुप। तो ये चीज भी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा, ये ध्यान रखना, इस प्रकार की जो सोच है ना वो 1950s के बाद डेवलप हुई है। अभी तक आपने देखा होगा हम ह्यूमन रिलेशंस तक पहुंचे थे, फिर हम बिहेवियरल अप्रोच पे आए, लेकिन अब हम बिहेवियरल अप्रोच में भी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और हम ग्रुप अप्रोच पे बात कर रहे हैं। ग्रुप अप्रोच में हम ये देख रहे हैं कि जब एक इंडिविजुअल पर्सन अपने पूरे ग्रुप में, फिर जहाँ पे वो काम कर रहा है अपने ग्रुप में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, वो भी ओवरऑल एफिशिएंसी का एक पार्ट है। तो उनके हिसाब से कहते हैं कि जो बाकी सोशोलॉजिस्ट ने जिस तरीके की रिसर्च करी है वो ऐसा मॉडल उन्होंने प्रेजेंट करा है ह्यूमन बीइंग का, विच इज ऑफ मैकेनिस्टिक क्लोज सिस्टम, एंड मैन को बहुत ही पैसिव क्रिएचर दिखाया गया है जिसका ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक ऐसा व्यू पॉइंट प्रेफर करूंगा वेयर द सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल वेरिएबल इंटरेक्ट एंड रीइंफोर्स ईच अदर। भी सोसाइटी में और मेरे पर्सनालिटी पे जो भी इन्फ्लुएंस आ रहे हैं बेसिकली, राइट, बिग ग्रुप बिहेवियर या फिर मेरे इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस, मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स, इनका जो इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर आ रहा है, मैं उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। एक तो ये तो टोटली इग्नोर ही कर दो कि क्या ही फर्क पड़ता है, एक ये भी एक्सेप्ट करो ये चीजें इंडिविजुअल वर्कर की मेंटेलिटी को इन्फ्लुएंस करती है और ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी भी इससे डाउन होती है। प्योर जो साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है वो ये मान के चलते हैं कि
it basically takes up the example of a man that ignores the constraint, culture, and social structure makes, and thus result in ignoring the deep psychological issues involved in making continual choice to give up aspect of one's individuality and autonomy in order to maintain one's uniqueness and freedom. देखो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच में हम कंप्लीटली क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके मेंटल एबिलिटी या उसके मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं कि वो सोच क्या रहा है। हम ये नहीं देखते कि उसकी सोच जो हो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। हम अभी भी अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे डिसीजंस जो हैं वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस है, राइट। उसमें से कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इतने डीपली एम्बेडेड होते हैं कि हम चाह करके भी, हमें पता भी नहीं होता तो हम चाह करके भी उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो इनिशियल सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल थिंकर्स है उन्होंने इस पॉइंट को इग्नोर किया या उन्होंने ये चीज कंसिडर नहीं की, तो वो प्योर रियलिटी नहीं दिखाते हैं। ध्यान रखना, आर्गरिस ने क्लासिकल जो फॉर्मल स्ट्रक्चर वाले हैं उनको तो क्रिटिसाइज किया ही किया, लेकिन जो कंटेम्प्ररी थे सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोचेस वाले उनको भी क्रिटिसाइज किया। इसमें नाम आ रहा है ना पीटर ब्लाउ थॉमसन, इनको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें हम नहीं पढ़ते हैं, बट आपने इनका नाम मैक्स वेबर के क्रिटिक्स के तौर पे आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हुए अपनी थ्योरी डेवलप करी थी। तो ये तो था क्रिटिसिज्म बाय आर्गरिस। अब पढ़ते हैं, इन्होंने हर्बर्ट साइमन को भी क्रिटिसाइज किया था ना बेसिकली। देखो, इन्होंने एक तो सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच के हिसाब से क्रिटिसाइज किया, सोशल साइकोलॉजिकल वालों को क्रिटिसाइज किया, और एक हर्बर्ट साइमन को क्रिटिसाइज किया। इनका मानना था दैट साइमन का जो रिलायंस है ऑन डिस्क्रिप्टिव एम्पिरिकल अप्रोच एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिस्फाइसिंग मैन सपोर्ट स्टेटस को इन ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। आपने कहा भी एक इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटर जब डिसीजन लेता है तो बहुत सारे फैक्टर को कंसिडर करता है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, इसलिए हम बहुत सारी चीजों को कंसिडर ना करते हुए हम एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो सेटिस्फाइसिंग हो। ठीक है, तो भाई साहब आपने बदला क्या, आपने कुछ चेंज क्या किया, आपने तो एज इट इज सिचुएशन को मेंटेन कर दिया, कुछ नॉर्मेटिव है ही नहीं, आपने सिचुएशन को एज इट इज एक्सप्लेन करा है, तो आप एक अच्छा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आप कैसे बता पा रहे हो, राइट। इसीलिए कहा गया कि साइमन की जो थ्योरी है वो स्टेटस को मेंटेन करती है, और साथ ही साथ साइमन की थ्योरी उन लोगों के लिए यूजफुल नहीं है जो अपनी हायर नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। देखो, अगर मुझे किसी चीज को डिसाइड करना हो एंड आई वांट टू गो फॉर वेरियस अल्टरनेटिव्स, अगर मेरे माइंड में ऑलरेडी क्लियर है कि मुझे क्या अल्टरनेटिव अचीव करना है, मुझे क्या गोल अचीव करना है, तो फिर क्या। और हायर जो नीड्स होती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे पीस इज वन ऑफ द हायर नीड, उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसा साइमन की थ्योरी में कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। आर्गरिस ये कहते हैं कि इन्होंने भी अथॉरिटी के स्ट्रक्चर पे उतना ही ध्यान दिया है, हालांकि साइमन ने ऑब्वियसली बहुत सारे और फैक्टर्स भी देखे, लेकिन आर्गरिस क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि इन्होंने भी क्लासिकल थ्योरिस्ट की तरह अथॉरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, और इन्होंने इमोशनल साइड ऑफ मेन, ठीक है, ये तो ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट तो दे लिया इन्होंने, पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द हॉस्टिलिटी, एंगर एंड नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ अ टिपिकल एम्प्लॉय टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल, उस पे कौन ध्यान देगा। आपके इमोशंस, आपने कहा ना फैक्ट और वैल्यू दो चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं आपके डिसीजंस को, वेल एंड गुड, व्हाट अबाउट द नेगेटिव वैल्यूज, व्हाट अबाउट द नेगेटिव फीलिंग यू होल्ड टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, द हॉस्टिलिटी, और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है दैट आप अगर कहीं पे काम करते हो और आप अगर यही सोच के चल रहे हो कि नहीं सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, या आप ये मान के चल रहे हो कि कन्फ्लिक्ट के पीछे कोई ना कोई रीजन ही होगा, जरूरी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, कई बार हमारी जेलसी, हमारी हॉस्टिलिटी, एंगर के पीछे कोई सॉलिड रीजन भी नहीं होता है, बस होती है वो नेगेटिव फीलिंग्स। तो इनको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, ये तो आपने डिसीजन मेकिंग में कंसिडर किया ही नहीं, एंड वी सी ये चीजें जो है वो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। सो ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ हर्बर्ट साइमन्स डिसीजन मेकिंग थ्योरी एज वेल, राइट। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ आर्गरिस, आर्गरिस को क्रिटिसाइज भी तो काफी किया गया है ना। तो आर्गरिस की क्रिटिसिज्म तीन उसमें आ जाते हैं, तीन कैटेगरीज में आ जाते हैं। पहली कैटेगरी आती है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेकर के ना एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। यूटोपिया क्या होता है, दैट्स वेरी आइडियल, नॉट easy to achieve or not possible to achieve, basically not easy नहीं, not possible to achieve, that's very ideal concept, utopian concept। किसी चीज को यूटोपिया बोल दिया ना, वो बिल्कुल आइडियल हो जाते हैं, पॉसिबल ही नहीं उसको अचीव करना, इसका अपोजिट होता है डिस्टोपिया। ओके, कुछ इतना नेगेटिव कि पॉसिबल ही नहीं, यूटोपिया आइडियल बट इन अ पॉजिटिव सेंस, डिस्टोपिया आइडियल बट इन अ नेगेटिव सेंस। बहुत सारी नॉवेल्स हैं उनको डिस्टोपियन नॉवेल्स बोला जाता है, राइट, तो वो डिस्टोपियन नेगेटिव सेंस में होता है।
अब यहाँ पे कहा गया कि साइमन के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो एक एनार्की की तरह है। भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स व्हाट? बिकॉज आई वांट टू फुलफिल माय हायर नीड्स। ठीक है, मुझे लगता है हायर नीड मेरी पीस और पता नहीं क्या क्या ही होंगी। व्हाट अबाउट दोज पर्सन हु आर वेरी पावर हंग्री? उनके लिए कहाँ पे जाके खत्म होगी उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स? हम क्या कर रहे हैं ना, पता है, हम एक आइडियल मैन लेके चल रहे हैं और वही आइडियल मैन के हिसाब से अपनी थ्योरी डेवलप कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। देयर आर वैरायटी ऑफ पीपल बाबा। तो व्हेन देयर आर वैरायटी ऑफ पर्सन, हाउ कैन यू प्रेजेंट वन आइडियल मैन एंड देन डिसाइड कि अच्छा इस तरीके से डिसीजन मेकिंग होगी, इस तरीके से आप काम करोगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही होगा। इस बात को साइमन ने भी क्रिटिसाइज किया और बाकी स्कॉलर्स ने भी क्रिटिसाइज किया। ठीक है, और ये जो है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑल एंड ऑल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि देखो ये ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा प्रैक्टिकल है कि आप ऐसे प्लानिंग करो, वर्क प्लान करो, जॉब प्लान करो, ताकि आप एटलीस्ट, भाई जिनके लिए आप इतना एफर्ट कर रहे हो, एम्प्लॉयज के लिए आप काम कर रहे हो, कम से कम उनको अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरी करने के लिए आप उनको मौका तो दो। हम पता है क्या हमें लगता है कि उनकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है ना, वो भी एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पूरी होने वाली। भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड किसी की है, उसको बुक पढ़नी है, वो ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के तो पढ़ नहीं से रहा, तो उसको फ्री टाइम दो, वो पॉसिबल होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम, ठीक है आइडियल कॉन्सेप्ट हमने रखे हैं, बट वो आइडियल कॉन्सेप्ट कैसे अचीव करेंगे ये किसी को नहीं पता, वो कैसे होगा। और खास करके जब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एग्जिस्ट करते हो तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। देन ऐसा लगता है कि अथॉरिटी के बिल्कुल ही खिलाफ है ना, बिल्कुल ही खिलाफ है। तो आर्गरिस का ये जो है नेगेटिव टोन है टुवर्ड्स द अथॉरिटी, ये क्यों है? उनका ये मानना कि स्ट्रक्चर इज डेविल, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डेविल, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्गरिस ऑब्सेशन विद द नीड ऑफ द पावर। देखो कहते हैं ना, किसी चीज से ऑब्सेशन अगर आपका है तो आप उस कई बार उसके अपोजिट बिहेव करने लगते हो, लाइक ईगो सेटिस्फेक्शन, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं उसको वैसे। लेकिन अगर हम अपने टॉपिक के हिसाब से बात करें तो आर्गरिस ने अपनी पूरी थ्योरी में अथॉरिटी को खास जगह दी नहीं है। तो स्कॉलर्स का ये मानना है कि अथॉरिटी जरूरी है, अथॉरिटी का रोल है ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने में। अगर आप अथॉरिटी को ही इग्नोर कर दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव कैसे बनाओगे? एंड पता है अथॉरिटी अपने आप में गलत नहीं होती, अथॉरिटी कतई गलत नहीं होती। व्हाट करप्ट इज नॉट पावर बट द नीड फॉर पावर, इट करप्ट्स बोथ द पावरफुल एंड द पावरलेस। आपको लगता है कि ताकत और जो सत्ता होती है ना वो बुरी होती है? नहीं, सत्ता बुरी नहीं होती। आपकी जो सोच है ना, जो नीड है, वो बुरी होती है। ये आपके पास ताकत है आपको भी बर्बाद करेगी, और जिनके पास ताकत नहीं है उनको भी बर्बाद करेगी, ये ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट लाइन पे आओ कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्गरिस ऑब्सेशन विद द नीड ऑफ द पावर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अपोजिट व्यू ले रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी को लेकर के उनके मन में भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन एग्जिस्ट करता है। राइट, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्शन ऑन मेथोडोलॉजिकल ग्राउंड। मेथोडोलॉजिकल ग्राउंड होते हैं कि आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हो किस मेथड से, उसी को इन्होंने चैलेंज किया है। पहली बात तो कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं दिया गया, कोई फैक्चुअल प्रूफ आपको नहीं दिया गया कि सारे लोग अथॉरिटी को अपोज करते हैं, नहीं। And ideas of Argyris are too contemporary to find a precise place in administrative theory. Exactly हम इनको कहीं पे रख भी नहीं सकते, हम इसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख सकते, या इसको कहाँ पर हम प्लेस करेंगे आर्गरिस के आइडियाज को, वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। बट डेफिनेटली आर्गरिस ने ह्यूमन रिलेशंस को लेकर के या पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो स्कूल है उसको लेकर के काफी कुछ एड ऑन किया है, काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। हालांकि उनका ऑब्जेक्टिव हेल्दी और ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ही था, जिसमें वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर पाए और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा करने के लिए वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट डेवलप कर पाए। इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस बिल्ड करने पे उन्होंने फोकस किया। एंड आर्गरिस जो है वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को इंटर रिलेटेड ही नहीं बल्कि इंटरपेनेट्रेटिंग फिनोमिना के तौर पे देखते हैं। इंटर रिलेटेड तो होता है कि को एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरपेनेट्रेटिंग है कि नॉट ओनली को एग्जिस्टिंग बट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। And his observation concerning the frequent recourse to the use of defense mechanism when the higher order needs of individuals attended has considerable empirical support. ठीक है, ओके। तो आर्गरिस ने जो कुछ किया वेल एंड गुड किया। इनके कुछ कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं जो चीजें इनसे मिस हुई हैं, उन चीजों के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। जैसे
अगर आपको आर्गरीज को ढंग से समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द हर्जबर्ग, हैव टू अंडरस्टैंड द मैकग्रेगर, रेंसिस लाइकर्ट, ठीक है। इन सबको आपने समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्रिस आर्गरीज के क्या कंट्रीब्यूशन रहा उस चीज को और अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे। इसी के साथ हमारा क्रिस आर्गरीज वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू द रेंसिस लाइकर्ट। एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट नहीं है? स्टार्ट करें ना रेंसिस लाइकर्ट के बारे में? 9 बजे। We have 1 hour. Let's see if we are able to cover the Rensis Likert or not. I think we'll do. Okay, who was Rensis Likert? First समझते हैं and then क्या कुछ उनके important contribution रहे उसको समझते हैं। हम्म तो ही वॉज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। 1903 में उनका जन्म होता है। एक अच्छी खासी इंटेलेक्चुअल लाइफ वो जीते हैं। 19 आई थिंक 81 में इनकी डेथ होती है। 81 में होती है शायद। ओके एंड ये अभी तक आपने जो पढ़ा, चेस्टर बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन तक जो कुछ भी आपने पढ़ा, ये उन चीजों को एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं। और वो एक स्टेप आगे क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान रखना, इसमें वो ग्रुप डायनामिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। इंटरपर्सनल, विद इन, विद कलीग्स एंड विद इन ग्रुप्स, जिस तरीके का आपका बिहेवियर होता है उस पर बहुत फोकस किया जाएगा। So the scope of behavioral studies extend from individual personality and motivation dynamics to organization culture, climate and their impact. देखो किस पे शिफ्ट हुआ है पूरा। पहले हम इंडिविजुअल पर्सनालिटी, मोटिवेशन इनको समझते थे। अब हमने कहा कि भाई सारा कुछ इंडिविजुअल पे मत थोपो, आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, जो क्लाइमेट है, उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि वो चीजें भी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हम वन साइडेड व्यू लेके चल रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ ह्यूमन रिसोर्स में कुछ ऐसा चेंज कर दें, लोगों को कुछ ऐसा प्रोवाइड करा दें जिससे वो बहुत हाई परफॉर्मेंस करें या फिर बहुत एफिशिएंट परफॉर्मेंस करने लग जाएं। ऐसा नहीं होता है। ओवरऑल कल्चर, ओवरऑल एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। इसलिए लाइकर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे उन्होंने बात करी थी, जिसमें से उनको बहुत फेमस है 4 मैनेजमेंट स्टाइल, 1 2 3 4, जिसमें वो डिफरेंट मैनेजमेंट तरीके बताते हैं एंड रिप्रेजेंट अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द रिसर्च इन दिस फील्ड। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट स्टाइल्स के लिए जाने जाते हैं। कुछ उनकी प्रोमिनेंट वर्क हैं जिसमें से अ टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड 1932। एंड यू कैन सी कोई ज्यादा वो नहीं है, विद इन लाइक अंडर 30s अपने काफी कुछ किया उन्होंने। डेवलपिंग पैटर्न इन मैनेजमेंट 55, न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट 61, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इट्स मैनेजमेंट एंड वैल्यू 67, न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट 76। इनका जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, जब ये अपनी पीएचडी स्कॉलरशिप मतलब पीएचडी वो सबमिट करा रहे थे थीसिस, उसी टाइम पे उन्होंने लाइकर्ट स्केल डेवलप करा। आपने कभी कोई सर्वे में पार्टिसिपेट करा है? कोई कंज्यूमर सर्वे, कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस पे आपसे पूछा गया हो? कई बार गूगल सर्वे भी आता है कि आप अगर रेटिंग देनी हो आपने किसी चीज को, तो आजकल तो रेटिंग सिस्टम आ गया 1.2 और ये सारी चीजें। पहले क्या होता था, एक स्केल आता है जिसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। इसमें आपका आता है जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री से स्टार्ट होता है, वो स्ट्रांगली डिसएग्री, देन न्यूट्रल, देन एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री, इस तरीके का एक स्केल आता है। तो बेसिकली ये स्केल करता क्या है ना, आपके जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, उस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को ये क्या करता है, ये क्वांटिटेटिव मैनर में ले आता है। रेटिंग जो होती है और क्या होती है, रेटिंग भी तो यही काम करती है, रेटिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को क्वांटिफाई करने में आपकी हेल्प करती है। तो ये उन्होंने जो वो अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने डेवलप करा था। काफी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा इनका। ये जिस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, बाद में उन्होंने वहां पे सोशल सर्वे के लिए एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करने में काफी हेल्प करी।
सो सोशल सर्वे में भी इनका नाम जो है काफी रिस्पेक्ट से लिया जाता है. सो हिज कंट्रीब्यूशन टू स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन टूल ऑफ सोशल सर्वे एंड लाइकर्ट स्केल बहुत बहुत प्रोमिनेंट है इनका, क्योंकि लाइकर्ट स्केल जो है वो हमें सोशल बिहेवियर को क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है. 5 पॉइंट स्केल है, कई बार 7 पॉइंट स्केल को भी यूज किया जाता है. एंड इसके जो ओपिनियन है वो वेरी करते हैं फ्रॉम स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री. राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके. इन्होंने प्लीज यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, ये पीपल सेंटर्ड नहीं है, ये शायद नोट्स बनाते समय गलती हुई है, ये एम्प्लॉय सेंटर्ड है. ओके, इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से कि एंड प्लीज मेक श्योर कि आप उसको नोट डाउन कर लें. मैंने इसके कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनाए थे. हम्म. लेट्स गो बैक टू दी 1950s एंड बिफोर दैट, क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी डेवलप हुई और वहां से लेकर के लाइकर्ट की जो थ्योरी है वो कैसे डिफरेंट है. बिकॉज अगर आपको थ्योरी का बैकग्राउंड समझ में आ जाता है, फिर थ्योरी भी इजीली समझ में आ जाती है. देखो, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की बात करें तो ये आपको भी पता है कि स्टार्टिंग टेलर से होती है, अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी. एंड 1950s तक हम अच्छी खासी थ्योरीज को डेवलप कर चुके थे. तो हम पहले 1900 से लेकर के 1950s के बाद मतलब बीच की बात करते हैं, जिसको मैं बोलूंगी अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. अब यहाँ पे क्या था अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में? प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक डिफरेंट इंडस्ट्रियल क्लाइमेट एग्जिस्ट करता था. डिफरेंट इंडस्ट्रियल क्लाइमेट क्या था उसमें, क्या सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था? क्या ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट थे? नहीं. डिफरेंट था वहां पे काम करने वाले लोग, वर्कर्स. और ये जो वर्कर्स थे, ये पुअरली एजुकेटेड थे, ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे ये. इसीलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट के पास थी. और ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वर्कर्स उसको बस फॉलो करें. भाई वो खेतों से निकल करके आ रहे हैं, उनको मैनुअल वर्क वो कर लेंगे, मैनुअल वर्क भी उनको सिखाना पड़ेगा. आप यहाँ पे उनसे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराने की बात करोगे तो फिर आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं. इसीलिए इनिशियल पार्ट में कोई आपसे पूछे ना कि इनिशियली ये जो क्लासिकल थ्योरी है वो इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई, रीजन यही था. वर्कर्स जो है वो एक्सेप्ट करते थे, दे देमसेल्फ एक्सेप्टेड कि ठीक है, वो ओब्लाइज करते थे. एंड दैट्स व्हाई द मैकेनिस्टिक मॉडल वर सक्सेसफुल, द क्लासिकल थ्योरी वाज सक्सेसफुल. नॉट ओनली सक्सेसफुल, इट वाज वेरी एफिशिएंट इन दोस डेज, अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी. 1930s 40s में, यानी जो लेटर डेकेड्स आने लगे, उसमें क्या हुआ 1930s एंड 40s के अंदर? वर्कर्स, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट होता है. हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से क्या चीज समझ में आई आपको? एक चीज बहुत क्लियर हुई कि वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रही है? वो इन्फ्लुएंस हो रही है पीयर प्रेशर से. इनफॉर्मल ग्रुप और क्या होता है? पीयर प्रेशर ही तो होता है, आपके साथ वालों का प्रेशर होगा, उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस किया जाएगा. तो यहाँ पे दो चीजें निकल करके आती हैं. एक तो रोल ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क. इनफॉर्मल नेटवर्क मींस पीयर प्रेशर एंड ग्रुप नॉर्म्स. हमने बात करी थी ना हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में कि आपके ग्रुप ने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर लिए, अब आप उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा ही नहीं सकते. तो इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था वर्कर्स परफॉर्मेंस के ऊपर. दिस थिंग लेड टू अ टोटल शिफ्ट इन द थिंकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ओके, आप ये लिख सकते हो कि उसके बाद में देयर वाज अ मेजर शिफ्ट इन थिंकिंग अबाउट थ्री थिंग्स. तीन चीजों को लेकर के सोचने में बदलाव आता है आफ्टर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी. पहला, रिलेशंस अमंग वर्कर्स.
आपस में उनके रिलेशंस कैसे हैं और किस तरीके से वो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। फिर वर्क बीइंग डन, काम जो हो रहा है आप उसमें तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पता चले आप वर्कर्स की मेंटल हेल्थ को ही लेके टेंशन लेते चले गए, काम आपका हुआ नहीं, कंपनी घाटे में चलेगी, वो चीज तो पॉसिबल है नहीं। तो वर्क बीइंग डन, क्या काम कर रहे हो, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड चीज जिस पे फोकस गया वो था कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सोशल सिस्टम देखना स्टार्ट करा। सोशल सिस्टम मींस ऑर्गेनाइजेशन को हमने एक ग्रुप के तौर पे देखा जिसमें सारे फैक्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं। सिस्टम आप समझ रहे हो, चेस्टर बर्नार्ड, और जब हमने एमपी फॉलेट पढ़ा था तब हमने इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। So after this human relation movement, there was a major shift in thinking about three things: relations among workers, work being done, organization as a social system. यहाँ पर क्या होता है, वर्क बीइंग डन में एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो की जाती है, उसका नाम था सोशियो टेक्निकल अप्रोच। सोशियो टेक्निकल अप्रोच में क्या होता है, आप देखते हो कि जो काम किया जा रहा है ना, उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए, इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वो ओवरऑल ग्रुप को एफिशिएंट बनाते हुए अपने काम को पूरा करे, है ना। यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना, वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप करना, वर्किंग एनवायरनमेंट डिजाइन करना जो ह्यूमन सेंट्रिक हो, जो कि ह्यूमन सेंट्रिक हो। यूल स्टार्ट नोटिसिंग कि 1940s 50s के बाद में बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस हुआ है। ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन, इस चीज के ऊपर फोकस बढ़ा है, क्योंकि हमारा जो ध्यान था वो था कि वर्किंग एनवायरनमेंट को हमें ह्यूमन सेंट्रिक बनाना है। अब बात आती है दो और एस्पेक्ट की, रिलेशंस अमंग वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल सिस्टम। देखो, रिलेशंस अमंग वर्कर ये हमने ह्यूमन रिलेशन से लेकर के आने वाली थ्योरीज में सब में हमने पढ़ा है। बट ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम ये चेस्टर बर्नार्ड से लेकर के फिर बाद में थिंकर्स ने खूब इस पे एक्सप्लोर करा है। लेकिन ओवरऑल इन चीजों के ऊपर जैसे ही हॉथन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे ऑलमोस्ट कंपनीज ने ये डिस्कस करना, ये रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज की वजह से कंपनी की प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस हो रही है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों की वजह से कंपनी की ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। तो रिसर्च होने लगी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग देयर वाज अ रिसर्च इन ग्रुप डायनामिक्स। आई होप आप इस वर्ड को समझ पा रहे होंगे, ग्रुप डायनामिक्स। इंडिविजुअल के बिहेवियर में और ग्रुप के बिहेवियर में दिन रात का फर्क होता है, ये ध्यान रखना। तो आपने क्या करना स्टार्ट करा, आपने इंडिविजुअल को एज मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन देखना स्टार्ट कर दिया। ओके, एक तो होता है आप एक इंडिविजुअल को समझते हो, एक आप भाई किसी कॉलेज किसी संस्था से जुड़े हुए हो, आपको उस संस्था का हिस्सा मान करके आपको स्टडी किया जाए। तो इसमें कई सारे स्कॉलर सामने आते हैं, हर्सबर्ग, मैकग्रेगर, आर्ग्रिस, लाइकर्ट, और ये सारे। इन्होंने क्या चेंज किया, देयर वाज अ कंप्लीट शिफ्ट इन द थिंकिंग प्रोसेस। तो चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। चार प्रोमिनेंट थिंकर्स रहे, जिसमें सबसे पहले आते हैं हर्सबर्ग। हालांकि हर्सबर्ग, मैकग्रेगर हम थ्योरी डेवलप करेंगे, सॉरी डेवलप क्या करेंगे, समझेंगे इनको। लेकिन इन्होंने मोटिवेशन को लेकर के काफी ज्यादा थिंकिंग में बदलाव किया। मोटिवेशन को लेकर के ही चेंज्ड वेज ऑफ व्यूइंग वर्कर्स मोटिवेशन। आप कंप्लीटली इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से नहीं देख सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डायनामिक्स के हिसाब से भी मोटिवेशन को नहीं देखा जाता है। देन कम्स द मैकग्रेगर। मैकग्रेगर ने भी काफी कुछ बदलाव किया, लेकिन इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था ना, वो था कि कैसे मैनेजमेंट के अजम्पशंस को इन्होंने बदलने में हेल्प करी। He changed the managerial assumptions about workers' attitude. About workers' attitude. कि जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स के एटीट्यूड को कैसे देखती है। उनको ये लगता है ना कि वर्कर्स जो है वो बहुत ज्यादा पैसिव होते हैं, बहुत एक्टिव होना चाहिए। रिमेंबर द क्रिस आर्ग्रेस थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी इमेच्योरिटी। तो हमने क्या देखा था, इमेच्योर ट्रीट करते हैं वो स्टार्टिंग में, बट भाई आपका काम है कि अब ऑर्गेनाइजेशन बदल चुका है, आप पुराने तरीके से नए सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। वट आर्ग्रेस डिड, ये हमने अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले। लेकिन इन्होंने देखा कि जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उस ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल की मेंटेलिटी पर क्या फर्क पड़ता है। एंड लाइकर्ट को अभी हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजरियल स्टाइल को स्टडी किया है। लाइकर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इन्होंने कंप्लीटली एक नया डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें प्रोवाइड किया, लुकिंग एट मैनेजर्स रोल। जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है लुकिंग एट मैनेजर्स रोल in terms of participative leadership style, participative leadership style। ठीक है, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। और वो क्या है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, दैट विल स्टडी नाउ। बट आई होप आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। ये सारे थिंकर्स जो रहे ना, इनको नियो ह्यूमन रिलेशनिस्ट भी बोला जाता है। नियो ह्यूमन रिलेशनिस्ट वो इसीलिए बोला जाता है कि इन्होंने ह्यूमन रिलेशंस पे ही बात की, लेकिन एक डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ में इन्होंने ग्रुप बिहेवियर की बात करी है। तो कंप्लीटली इन थिंकर्स ने, जितने भी थिंकर्स अभी तक हमने पढ़े हैं, इन थिंकर्स ने आर्ग्यू किया कि जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है ना, जो एम्प्लॉय को बहुत ही पैसिव ट्रीट करता है, ये मान के चलता है कि बहुत ही रिजिड मेथड हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे तब जा करके हम प्रोडक्टिवली काम करवा पाएंगे। तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच, ये एक्चुअल में क्या होता है ना, ये लिमिट कर देती है। ठीक है, लिमिट करने का मतलब इट पुट सम लिमिटेशंस। किस चीज के ऊपर, ये ध्यान देना कि दीज प्रैक्टिसेस वुड लिमिट द कंट्रीब्यूशन। किस चीज को लिमिट कर रही है, कंट्रीब्यूशन को। कौन से कंट्रीब्यूशन के, दैट एम्प्लॉयज कैन मेक टू ऑर्गेनाइजेशन। भाई आपने जिस बंदे को हायर किया है ना, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था, लेकिन आपके अपने तरीकों की वजह से वो अपने पोटेंशियल को फुल यूज नहीं कर पा रहा है। और यही जो है वो एक नई थिंकिंग, नया पैराडाइम शिफ्ट लेकर के आती है। ये पूरा बैकग्राउंड बनता है इस थ्योरी का। ये सब लोग मिल करके, जैसे हमने स्टार्टिंग में टेलर के और इनके बारे में बात करी थी ना, टेलर वाज फोकसिंग ऑन वन बेस्ट वे। तो इनका क्या था, वो सेंट्रल क्वेश्चन क्या था इन सारे थिंकर्स का, इन सब का था कि, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हाउ टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ एम्प्लॉयज एंड ग्रुप टू शेप इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। आप एम्प्लॉयज और ग्रुप को किस तरीके से यूज कर सकते हो ताकि आप इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओ। मेकिंग सेंस, यहां तक क्लियर। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है खुद से, मुझे पर्सनली ये लगता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको, जैसे आप बिहेवियरल थिंकर से सोशो साइकोलॉजिकल थिंकर्स और फिर आप पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वाले थिंकर्स में आते हो ना, वहां आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होनी स्टार्ट होती है। बिकॉज आप क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये एक दूसरे से अलग कैसे, हमें सेम सेम थ्योरी लगनी स्टार्ट हो जाती है। हम टेलर को, चेस्टर बर्नार्ड को अलग अलग पढ़ सकते हैं, बट हम क्रिस आर्ग्रिस और रेंसिस लाइकर्ट को थोड़ा सा हमें सेपरेट करके पढ़ने में दिक्कत होगी। तो आई होप यू कैन फाइंड द डिफरेंस हियर, कैसे ये सारे थिंकर्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, अलग अलग एस्पेक्ट पे वो फोकस करते हैं। कंटिन्यू करें। यस मैम। ओके, तो एक फिनोमिना लाइकर्ट एक्सप्लेन करते हैं जो उनके फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट का बेस बनता है, एंड दैट फिनोमिना इज, इसमें मेंशन नहीं है क्या, पार्टिसिपेटिव ग्रुप कंसल्टेटिव, अच्छा लिख लेना भाई, शायद नहीं ऐड किया गया। ओके, दैट फिनोमिना इज नोन एज इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम। इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम। इंटरेक्शन क्या होता है, आप जो इंटरेक्ट कर रहे हो,
है ना। इंटरेक्ट कैसे होता है? कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेट करना, अपने आइडियाज को शेयर करना, कोलैबोरेट करना एट डिफरेंट लेवल, दिस इज इंटरेक्शन। इन्फ्लुएंस क्या होता है कि हम अपने सहयोगियों को, अपने कलीग को, उनके एटीट्यूड, उनके डिसीजंस, उनके एक्शंस को लेकर के कितना हम इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, इसको बोला जाता है इंटरेक्शन और इन्फ्लुएंस सिस्टम। यानी हम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, और इन्फ्लुएंस कैसे हम उनके एटीट्यूड, उनके डिसीजंस को लेकर के उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक आइडियल सिस्टम प्रेजेंट करते हैं, रेंसिस लाइकर्ट बताते हैं कि अगर आइडियल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा दिखेगा, उसको लेकर के वो कुछ बताते हैं। ठीक है, वो कहते हैं एक आइडियल सिस्टम में जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के गोल होंगे वो परफेक्टली सिंक्ड होंगे, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड होंगे। सो गोल ऑफ इंडिविजुअल एंड जो आपके गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो परफेक्टली सिंक करेंगे। इस वजह से क्या होगा, आप खुद उस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहोगे तो यू विल बी कमिटेड। ठीक है, कमिटमेंट ज्यादा होगी कंप्लायंस के मुकाबले। कंप्लायंस पता है क्या होती है? रूल्स आपको फॉलो करने के लिए कह दिया जाए, वो कंप्लायंस है। वो बहुत एक काइंड ऑफ रिजिड अप्रोच हो जाती है, मजबूरी में फॉलो करना पड़ रहा है भाई रूल को, एक मौका मिले हम रूल को फॉलो ना करें। वेयर इज कमिटमेंट क्या होती है कि करना है क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा, है ना, हम खुद से चाहते हैं, हम अपनी स्टडीज को लेकर के कमिट करते हैं। वेयर इज कंप्लायंस इज लाइक यू हैव जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स। तो जब ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के गोल सिंक होंगे, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होंगे, देन कमिटमेंट ज्यादा होगी, कंप्लायंस की हमें कम नीड पड़ेगी। एंड जो मोटिवेशन होगा ना वो बहुत ही इंटरनल होगा, इंटरनल मोटिवेशन। आपको बाहर से उनको पुश करने की जरूरत नहीं है, वो खुद मोटिवेटेड होंगे काम करने के लिए। इस वजह से क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा रूल्स का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। यानी आप जो ट्रेडिशनल मेथड में हम बोलते हो ना, रूल रूल रूल, डिसिप्लिन, हायरार्की, ये जो चीजें हैं, इन पे आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। देन एक चीज जो ये है कि हर एक मेंबर अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है उतना कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, एवरी मेंबर विल कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू दी ऑर्गेनाइजेशन। एक आइडियल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम ऐसा होता है जिसमें आपके गोल्स बिल्कुल ही परफेक्टली मैच करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, जिसमें आप मोटिवेटेड होते हो इंटरनली काम करने के लिए, और जब आपको लगता है कि हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ माई सेल्फ एंड टू द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ये इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम का आइडियल वर्जन है। लेकिन लाइकर्ट ये कहते हैं कि देखो ये आइडियल अचीव करना आसान नहीं है। इन रियलिटी देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, क्या है वो चैलेंज है? आप ये कह रहे हो कि जिस तरीके का इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम होगा ना उसमें हायरार्की जैसी कोई चीज बची ही नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का सिस्टम है ना, कोई सीनियोरिटी सुपीरियोरिटी बची ही नहीं है, आइडियल वाला मैं बता रही हूँ। बट इन रियल लाइफ में क्या होता है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो कन्फ्लिक्ट रहता है, इसको चैलेंज बोल दो, कन्फ्लिक्ट बोल दो, हालांकि लाइकर्ट कन्फ्लिक्ट वर्ड यूज करते हैं। वो कहते हैं कि एक तो कन्फ्लिक्ट रहता है सीनियोरिटी और मेरिट को लेकर के, कौन डिसीजन लेगा, सीनियर मोस्ट या जो मेरिटोरियस पर्सन है वो। दूसरा, कमिटमेंट वर्सेस कंप्लायंस को लेकर के, ये भी कन्फ्लिक्ट रहेगा। ठीक है, यानी कि हु विल डिसाइड, हु विल डिसाइड। आप कह रहे हो सब लोग मोटिवेटेड रहेंगे, सब लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे ना, हु विल डिसाइड, द सीनियर वन, द मेरिटोरियस वन, इट विल बी अ कमिटमेंट और इट विल बी अ कंप्लायंस। क्या रहेगा, रूल्स की क्या जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इन रियलिटी लाइकर्ट सेज देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, इनको दूर करने के लिए, इसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप इंटरेक्शन करना पड़ता है। वो कहते हैं जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, काम उसका कॉम्प्लेक्स होता जाता है, वैसे वैसे ग्रुप इंटरेक्शन बढ़ता जाता है, डिमांड फॉर ग्रुप इंटरेक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, और कितना आप उनको इनवाइट करते हो,
इनवाइट इन द सेंस कितना आप उनको अलाउ करते हो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस हिसाब से फिर देयर आर 4 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो 4 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम यही इसी पे फोकस करेंगे, कितना आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो, कितना आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, राइट? और ये टॉप डाउन नहीं, बॉटम टू टॉप भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। ठीक है भाई, एम्प्लॉयज भी अपने मैनेजमेंट को कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, कितना इंटरेक्ट कर पाते हैं, और हम अपने कलीग को, अपने सहयोगियों को, अपने से सीनियर मोस्ट को कितना इंटरेक्ट कर पाते, कितना इन्फ्लुएंस कर पाते, इसी के अराउंड है ये पूरी थ्योरी। मैम तो देयर आर 4। हम्म। बट ये तो क्लियर है ना कि सीनियरिटी के लेवल पे ही डिस्कशन, मतलब हु विल डिसाइड, क्या जिसको द पर्सन हु सीनियर ही विल डिसाइड। एंड कमिटमेंट और कंप्लायंस तो अगेन इट इज कि हर कंपनी में सारे लोग तो कमिट होंगे नहीं, तो जो कमिट होंगे रूल्स जिन सबके लिए होंगे, जो कंप्लायंस जो नहीं करेगा वो उसे कंप्लायंस करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ लोग कमिटमेंट के हिसाब से काम करेंगे। तो ये तो मतलब बेसिक ही है इसमें, मतलब क्या डिफरेंस क्या है, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है। ओके, तो आपने जो सिचुएशन बताई है दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। लाइकर्ट भी यही बात कह रहे हैं कि ये ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन हम जो चाहते हैं ना, हम एक डिफरेंट वर्जन चाहते हैं। जो मैंने आपको आइडियल एस्पेक्ट बताया था ना, वो आइडियल वैसा चाहते हैं, और ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। तो वो ग्राउंड रियलिटी को आइडियल बनाने के लिए जो प्रॉब्लम्स आएंगी या जिस तरीके का रास्ता होगा, वो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। मेकिंग सेंस? नहीं मतलब सीनियरिटी के लेवल पे डिसीजंस नहीं लिए जाते, ये कहना चाह रहे हैं आप ऑर्गेनाइजेशंस में? सीनियोरिटी नहीं नहीं, मैंने कन्फ्लिक्ट के मामले में आपको दो चीजें बताई थी कि इन हम्म रियलिटी दो तरीके की सिचुएशन, दो तरीके के चैलेंजेस आपके सामने रहते हैं कि हु विल डिसाइड। ये लिखा था ना मैंने, हु विल डिसाइड, हम्म हम्म। कि द मेरिटोरियस वन विल डिसाइड और द सीनियोरिटी विल डिसाइड। सीनियरिटी ओनली विल डिसाइड। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको, भाई ये लाइकर्ट का खुद का एक अजम्पशन है, वो अपना एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस चाहते हैं। सीनियोरिटी वर्ड जहां पे आ जाता है ना, वहां पे हायरार्की आ जाती है, वहां पे ट्रेडिशनल रिजिड ओल्ड ट्रेडिशनल तरीका आ जाता है आपका। इसी से तो वो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन कहाँ है। जब तय ही हो चुका है कि सीनियोरिटी के हिसाब से डिसाइड होगा, तो फिर पार्टिसिपेशन कहाँ है? यहाँ पे तो वो फोकस कर रहे हैं ना एक नए आइडिया को लाने के लिए। यहाँ पे किसी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया जा रहा है, टू बी वेरी फ्रेंक। यहाँ पे बस जो प्रॉब्लम है नहीं, उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करके बताया जा रहा है कि ये कर लो, इससे थोड़ा और इन्फ्लुएंस होगा। अगर मतलब ट्रेडिशनल तरीका जन यही है कि आप, हम्म, मतलब जनरेट भी वही कर रहे हैं और फिर सॉल्व भी वही करेंगे। एग्जैक्टली exactly, कि भाई एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तुमने सारे तरीके अपना लिए। अब मेरा ये मानना है कि एफिशिएंसी जो है वो ग्रुप के हिसाब से भी चेंज होती है। ये लाइकर्ट का अजम्पशन है, ये उन्होंने प्रपोज करा हाइपोथेसिस को। तो आप एक तरीके से काम कर रहे हो पुराने तरीके से, जिसमें आप सीनियोरिटी के बेसिस पे डिसीजंस लेते हो, रूल्स कंप्लाई होते हैं, दो ही चीजें चलती हैं, रूल्स को कंप्लाई करते हो, सीनियोरिटी के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। लाइकर्ट को ये लगता है कि हर एक इंडिविजुअल अलग तरीके से सोचता है। जो एम्प्लॉय होता है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाया जाए, ताकि आपके ऊपर थोपा ना जाए किसी चीज को, आप उस चीज को इंटरनली, मतलब इम्प्लिसिटली आप उस चीज को फॉलो करना चाहें, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। इनका पूरा फोकस इसी चीज पे है कि मैनेजमेंट में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कैसे होगा। ये प्रॉब्लम तो वो खुद रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि दीज आर द चैलेंजेस। मेकिंग सेंस? अंडरस्टूड। ओके, ये ना। सो देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट, और उनके हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है उनके सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट से। किस प्रकार का मैनेजमेंट स्टाइल होगा, उस हिसाब से उसकी एफिशिएंसी होगी। और इसमें आ जाता है इंटर रिलेशनशिप, आ जाती है इन्वॉल्वमेंट, रोल्स ऑफ मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट, एंड द इंडस्ट्रियल सेटिंग, जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट, वो सारी चीजें। 4 तरीके हैं, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं रेंसिस लाइकर्ट पे, वो इन्हीं पे आते हैं, 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट पे। The very first is exploitative authoritative, second is benevolent authoritative,
थर्ड इज कंसल्टेटिव एंड फोर्थ इज पार्टिसिपेटिव। अगर आपको सिंपल इनका मीनिंग भी पता है, आप इनका पूरा वो समझ लोगे, व्हाट इज एक्सप्लॉइटेटिव, अथॉरिटेटिव, बेनेवलेंट एंड ऑल। तो बहुत सिंपल है, हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो रहेगा पार्टिसिपेटिव पे, फोर्थ स्टाइल जो है इस पे। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इनमें ना लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन जैसे जैसे हम फोर्थ तक पहुंचेंगे वो इस सेंस में बढ़ेगा, और रिजिडिटी इस तरीके से बढ़ती है। अगर आप 4 to 1 पे जाओगे तो रिजिडिटी बढ़ेगी, और 1 to 4 पे आओगे तो पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। तो एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेरियन सिस्टम में क्या होता है, आपका बस यही काम है कि आपको जो मैनेजर ने डिसीजंस लिए हैं उनको फॉलो करना है। सीनियर डिसीजन जो लिए गए हैं सीनियर्स के द्वारा, उन डिसीजंस को आपने फॉलो करना है। आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, ओके। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का काम है सिर्फ काम पूरा करना, इससे ज्यादा एम्प्लॉय खुश है नहीं है, एफिशिएंसी वगैरह वो उनका हेडेक नहीं है, वो नहीं सोचते इस बारे में। वो बस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को फॉलो करेंगे अपना काम करवाने के लिए, दैट्स ऑल। सो दे विल मेक श्योर दैट एम्प्लॉयज कंप्लीट द वर्क सेट। और कोई टीम वर्क नहीं है, इंडिविजुअल एफर्ट है, जो बिल्कुल रिजिड, बिल्कुल ट्रेडिशनल, बिल्कुल जो आप कह सकते हो, इसीलिए इसको एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव बोला गया है। इट फील्स सो एक्सप्लॉइटेड कि भाई जो टीम मेंबर है, टीम तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, इंडिविजुअली आप अपना काम कर रहे हो। कुछ कुछ टेलर वाला जो मॉडल है, आपको बोला गया है ऐसे काम करना है, ऐसे टूल्स यूज करने हैं, दैट्स ऑल। कोई टीम वर्क कुछ नहीं, आपका अपना काम है, उसको देखो। सेकंड आता है बेनेवलेंट अथॉरिटेटिव। अभी भी रहेगा तो डिसीजन मेकिंग सीनियर के हाथों में ही, फाइनली तो वही करेंगे, लेकिन आपके साथ जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं ना, उसको थोड़ा सा वो बदल लेंगे, बेनेवलेंट अथॉरिटेटिव हो जाएगा। अभी भी डिसीजंस तो आपके टॉप मैनेजमेंट ही ले रहे हैं, लेकिन आपको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसीज की बजाय, कैरेट एंड स्टिक में भी फियर एंड थ्रेट्स, स्टिक पॉलिसी का ज्यादा यूज होता है अथॉरिटेटिव में, यहाँ पर कैरेट का ज्यादा यूज होगा रेदर देन स्टिक। सो एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड थ्रू रिवॉर्ड्स रेदर देन फियर एंड थ्रेट्स। अब इंफॉर्मेशन आपको भी पता चलेगी, सबॉर्डिनेट के पास आएगी, और सबॉर्डिनेट से मैनेजर के पास भी जाएगी, लेकिन वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी। आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं रिव्यू दे सकते, वो सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे और उसी लैंग्वेज में आपसे रिव्यू चाहते हैं जैसा मैनेजमेंट सुनना चाहेगी। सो इन्फॉर्मेशन मे फ्लो फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू मैनेजर, बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट मैनेजमेंट वांट्स टू हियर। थर्ड आता है कंसल्टेटिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अब आपको इन्वॉल्व किया जाता है। हालांकि ओवरराइडिंग पावर अभी भी मैनेजमेंट के पास होती है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपके आइडियाज, आपके ओपिनियन को सुना जाता है। हालांकि द कंप्लीट एंड मेजर डिसीजंस आर स्टिल मेड बाय द सीनियर मैनेजमेंट, बट एज कंपेयर टू द बेनेवलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम ना, उससे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन होगी, ज्यादा एक्सेस होगा इन्फॉर्मेशन का। लेकिन information from subordinate to manager, it's complete and euphemistic. Okay, now what is euphemistic? Have you heard this? आपने कभी ये वर्ड सुना है पहले, euphemistic? euphemism होता है वैसे, कभी हुआ है कि बहुत शुगर कोटेड वर्ड्स आपको सुनाए गए हो, बहुत क्रिटिसाइज किया गया हो, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे मतलब स्वीटली किसी चीज को बताया गया हो? डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक वर्ड जिनको हम बोलते हैं, कि आप बात भी लिपा कह रहे हो लेकिन, हाँ हिंदी में लिपापोती करके। हाँ, है ना, बिल्कुल लीपापोती करके। तो जब आप अपने सबॉर्डिनेट को बात, सॉरी, सबॉर्डिनेट जब अपने मैनेजर को बात बताते हैं ना, तो चिकनी चुपड़ी बातें होती है, यूफेमिस्टिक होती है, कि इनऑफेंसिव वर्ड्स में आप अपनी बात बता रहे हो, इनडायरेक्टली आप बता रहे हो, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बात बता रहे हो, ताकि सामने वाला सुन ले। ठीक है, ये नहीं कि सर ऐसे करना है, नहीं सर, हम ये सोच रहे थे कि अगर ऐसा हो जाता तो आपकी कितनी इज्जत बढ़ जाती, हम लोग तो खुश होते ही होते, लेकिन आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती। इट्स अ यूफेमिस्टिक तरीका, जब आप रिव्यूज देते हो कि ठीक है बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये अगर और अच्छा से अच्छा हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, कैन बी इम्प्रूव्ड, इज अ यूफेमिस्टिक लाइन। ठीक है, यूफेमिज्म बोलते हैं वैसे इसको, यूफेमिज्म, एंड द टोन ऑफ यूफेमिज्म इज यूफेमिस्टिक। नेक्स्ट एंड आवर फेवरेट इज पार्टिसिपेटिव, दैट इज ग्रुप सिस्टम। इन्होंने फोर्थ सिस्टम को फेवर किया था, और यही वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। हम अभी तक इसी में पहुंचे हैं, कंसल्टेटिव सिस्टम। हम कितने ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आ चुके हों, अभी तक हम कंसल्टेटिव वाले पे ही हैं, पार्टिसिपेटिव वाले पे नहीं पहुंचे हैं।
है ना। हो सकता है कुछ एडवांस और जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हो वो इस लेवल पे आ चुके हों, बट लेट्स सी। ओके, इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट अपने सबॉर्डिनेट्स और अपने एम्प्लॉयज में कंप्लीट कॉन्फिडेंस रखती है, बहुत सारे कम्युनिकेशंस होते हैं, सबॉर्डिनेट फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो अपने खुल करके ओपिनियन बता सकते हैं, एंड बहुत ज्यादा टीम वर्क होता है यहाँ पे, एंड एम्प्लॉयज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन फील रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मोटिवेशनल होती है जब आपको पता है कि पूरे काम की जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा आपके कंधों पर भी है, तो यू फील मोटिवेटेड। ओके, एंड साथ ही साथ जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। टीम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ मोर देन वन टीम। अच्छा, इस लाइन का बताओ, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान में आ रहा है? ऐसे लोग जो एक से ज्यादा टीम के मेंबर हो, कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल, ताकि मुझे पता चले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल पूछ रहे हैं मैम, या जो आपने कुछ पढ़ाया है उसके कंटेक्स्ट में एग्जांपल पूछ कि रहे हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। कि मतलब आप लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है। ये नहीं, कुछ ऐसा जो आपने ऑब्जर्व किया हो। मैम जैसे हम स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो 2-3 स्पोर्ट्स में एक साथ ही प्ले कर लेते हैं। ठीक है, सही बताया सो मैम? थोड़ा सा एक्यूरेटली जाना पड़ेगा इसको। जैसे सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है, अब लिंकिंग पिन होता है टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट और आपका जो ग्राउंड स्टाफ है वो, इनके बीच में जो दोनों का हिस्सा होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं, और वर्कर्स एंड टॉप मैनेजमेंट के बीच में, फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, एचआर। एचआर हो सकते हैं, एचओडी भी बिल्कुल उसी में आएगा। मैम एचओडी मतलब क्या जो होता है? इंटरमीडिएट पर्सन जो दोनों को कनेक्ट एग्जैक्टली करता है। बिल्कुल, है ना, इंटरमीडिएट पर्सन जो दो डिफरेंट उनको कनेक्ट करता है, इसको लाइकर्ट कहते हैं। लिंकिंग पिन्स है ये, कनेक्टिंग पॉइंट्स है ये ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने के। ये एक्चुअल में मैनेजमेंट और जो टीम मैनेजर होता है बेसिकली, है ना, ग्रुप मैनेजर, टीम मैनेजर, वो क्या होता है, वो लिंकिंग पिन की तरह काम करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ करके रखता है। मेकिंग सेंस? यस मैम। ओके, सो ये जो फोर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, दो एस्पेक्ट पर है, एक तो टाइप ऑफ अथॉरिटी पर है, और दूसरा है कि किस तरीके की लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग, इन सब चीजों के ऊपर है। यानी बेसिकली कितना रिजिड है और कितना डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेट करवा पा रहे हो, ये दो एस्पेक्ट के ऊपर ही सारे मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। इन्होंने पर्सनली सिस्टम 4 को फेवर करा है, बिकॉज इसमें एम्प्लॉयज के पास ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर होती है और वो अपने आइडियाज और फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। सिस्टम 4 हैज 3 बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप, कोई आपस में झगड़ा वगैरह कुछ नहीं है, सपोर्टिव रिलेशनशिप है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, एंड मेथड ऑफ सुपरविजन भी क्या है, बहुत ज्यादा यू कैन से पार्टिसिपेटिव है, बहुत लीनियंट है, बहुत रिजिड नहीं है, एंड हाई परफॉर्मेंस गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए सिस्टम 4 को उन्होंने आइडियल मॉडल माना है, एंड वो चाहते हैं कि हमें सिस्टम 1 2 3 से हमें सिस्टम 4 की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके लिए क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि अच्छा एक इम्प्रूवमेंट साइकिल लेकर के आओ विद दैट एलाबोरेट गाइडलाइंस की कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड मतलब फीडबैक होगा इसमें, फिर आप इम्प्रूव करोगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो लाइकर्ट सजेस्टेड इंटरनल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बेस्ड ऑन कैजुअल इंटरवीनिंग एंड रिजल्ट वेरिएबल्स। थोड़ा बहुत चेंज करो, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम 4 की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, और इसके लिए फिर वो अलग अलग एस्पेक्ट पे बात करते हैं, बट ये उनका टारगेट है, ये वो अचीव करना चाहते हैं। मेकिंग सेंस? इसके बेसिस पे ये देखो, उन्होंने बताया लीडरशिप दो तरीके की होती है, एक जॉब सेंटर्ड होती है, एक जो है वो एम्प्लॉय सेंटर्ड होती है।
जॉब सेंटर्ड में आप बस काम करवाना चाहोगे, आप अपने सबॉर्डिनेट पे विश्वास नहीं करोगे, बहुत ही क्लोज एंड डिटेल्ड सुपरविजन होगा, सबॉर्डिनेट को बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलेगी, एंड बहुत ही क्रिटिकल एंड मतलब पेनल्टिव एक्शंस लिए जाएंगे जब भी कोई छोटी सी गलती होती है। एम्प्लॉय सेंटर्ड में आप बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, आप अपने टीम पे विश्वास करोगे, उन पे बहुत कम प्रेशराइज करोगे उनको, और चाहोगे कि वो अच्छा, वो मोटिवेटेड रहे, मोटिवेशन के साथ काम करें, और जनरल सुपरविजन होगा, डिटेल्ड सुपरविजन नहीं, एंड हेल्प सबॉर्डिनेट्स व्हेन मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम अकर। उनको पनिशमेंट देने की बजाय जब गलतियां होंगी तो आप उनको सुधारने में उनकी हेल्प करोगे। ये दो बेसिकली डिफरेंस बताया उन्होंने जॉब सेंटर्ड और एम्प्लॉय सेंटर्ड में। मैम इसमें फिर ये हो जाएगा ना, एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपर, मतलब वो मोर कोऑर्डिनेटेड हो जाएगी, बिल्कुल, तो ये पार्टिसिपेटिव मोर एम्प्लॉय सेंटर्ड होती है। और वो लेस कोऑर्डिनेटेड हो जाएगी। हम्म। ये चीज वो कहते हैं कि जितना ज्यादा सपोर्टिव रिलेशनशिप होगी ना, जितना ज्यादा ग्रुप सपोर्टिव होगा, उतना ही मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अब ये देखो यहाँ पे इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम को उन्होंने यूज किया है टू मैक्सिमाइज स्किल्स, रिसोर्सेज एंड मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक मेंबर अपनी वैल्यूज, अपनी नीड्स, गोल्स को रिफ्लेक्ट करेगा इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ये वही चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, और यही कहा गया है कि इट्स मतलब ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए आपने। लिंकिंग पिन मॉडल मैंने आपको बता दिया। मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट में वो बताते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है सब्सटेंटिव कन्फ्लिक्ट और एक होता है अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट, और इनको भी दूर करने का तरीका वो यही बताते हैं कि कोऑपरेटिव और सपोर्टिव रिलेशनशिप ही होना चाहिए। देखो सब्सटेंटिव कन्फ्लिक्ट क्या होता है? सब्सटेंटिव कन्फ्लिक्ट होता है कि किसी मुद्दे को लेकर के आपके डिफरेंट व्यू पॉइंट है। ओके, डिफरेंट व्यू पॉइंट है वो सब्सटेंस को लेकर के, वो उस पर्टिकुलर इशू को लेकर के। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, ये सब्सटेंस ऑफ द टास्क में है, पर्सनल नहीं है, ये प्रोफेशनल है, ये वर्क को लेकर के। वेरएज अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट जो होता है ना, वो इमोशनल, वो इंटरपर्सनल रिलेशन में जो है ना, वो आपका ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, कौन सा एस्पेक्ट बोलते हैं, अ, एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है, इमोशनली होता है क्या? यस मैम, बॉस। तो टैब इसमें मॉडल था इसमें। बोला टैब मॉडल जो होता है, कॉग्निटिव, हाँ, इमोशनल, अफेक्टिव इमोशनली मॉडल है। होता है ना, अफेक्टिव। अफेक्टिव। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। भी इमोशंस के अलावा भी बहुत सारे हमारे मतलब वैल्यूज, नॉर्म्स और बहुत सारी चीज होती है हमारे लिए, तो वो भी इन्फ्लुएंस करती है। इफेक्टिव में वो सारी चीजें आती हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जितना लाइकर्ट बताते हैं, उन्होंने मोस्टली यही बताया कि वी शुड ट्राई टू रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट थ्रू सपोर्टिव एंड पार्टिसिपेटिव मेथड्स। अच्छा, कन्फ्लिक्ट को लेकर के और कौन से थिंकर्स ने बोला है? फॉले, बिल्कुल, बर्नार्ड काफी। उन्होंने कौन कौन से 3 तरीके बताए हैं कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के? इंटरनल, इसमें डीआईसी है, डोमिनेशन है, इंटीग्रेशन है। एक और रह गया, कॉम्प्रोमाइज। डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें प्लीज इनके जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप, सॉरी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, 4 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट, उस पर फोकस करना। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म, रेंसिस लाइकर्ट का। तो पहला तो इनको लिंकिंग पिन मॉडल को लेकर के क्रिटिसाइज किया गया है कि जस्ट आपने क्या करा है, कुछ नया प्रपोज नहीं करा। ट्रेडिशनल हायरार्किकल सिस्टम में बस आपने ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं, नथिंग एल्स। ओके, एंड दूसरा, सिस्टम 4 जो है, वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि अच्छा पार्टिसिपेटिव और ये सारी चीजें हैं, पर इट एक्चुअली स्लो डाउन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये पॉलिसी वाले डिसीजंस में उनमें फिर भी चल जाता है, पर यहाँ पर आप नहीं कर सकते ऐसा। ये स्लो डाउन कर देगा पॉलिसी डिसीजंस को। एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करती, ये जरूरी है क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। पार्टिसिपेटिव डिफरेंट सेंस में होता है। एंड कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इट्स नथिंग मोर देन जस्ट समरी ऑफ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इसको बोलते हैं वो रीपैकेजिंग है और कुछ नहीं है, जस्ट अ रीपैकेजिंग ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, नथिंग एल्स। ठीक है, बट सब गलत ही नहीं है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं।
उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने गुड मैनेजमेंट को एक एस्पेक्ट मानते हुए फिर अपनी थ्योरी को डेवलप करा है, सिस्टमैटिकली समझा है व्हाट इज अ गुड मैनेजमेंट, एंड देन ही एक्सटेंडेड द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज एंड एप्लीकेशन। उन्होंने ओवरऑल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के अंडरस्टैंडिंग है उसको हेल्प करने में, मतलब उसको समझने में हमारी हेल्प करी है। एंड डिस्पाइट क्रिटिसिज्म दिस लिंकिंग पिन मॉडल हैज इट्स ओन एडवांटेज। अच्छा, ये ना कई बार मुझे लगता है लिंकिंग पिन मॉडल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रीजनेबल लगता है मुझे, इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होती है। आई विल टेल यू व्हाई। जैसे कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मान लो आप किसी प्रोटेस्ट को फेस कर रहे हो, एज द गवर्नमेंट अथॉरिटी आर फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, एंड कैसे रिजॉल्व करोगे उसको। तो आप देखोगे उनके कुछ लीडर्स होते हैं, है ना, और वो लीडर्स को आप डायरेक्टली उनसे आप बात करते हो। नाउ दोज लीडर्स आर बिकमिंग दैट लिंकिंग पिन बिटवीन द गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड द प्रोटेस्टर्स। वो डिस्कस करने में आपकी हेल्प करेंगे, वो बताएंगे रियल मुद्दा क्या है, वो लिंकिंग पिन बन जाते हैं उस टाइम पे। तो जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है ना सोसाइटी में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या आप जिस पोजीशन पे जिस पोस्ट पे जाओगे उस हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए लाइकर्ट के सेंस में तो इन्होंने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया है, बट इसका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, एंड ही अर्न हिज place among management thinkers and researchers for laying the empirical foundation for development of management science. मैनेजमेंट साइंस को और बेहतर करने के लिए जो कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इसी वजह से वो एक प्रोमिनेंट मैनेजमेंट थिंकर के तौर पे जाने जाते हैं। जो सिस्टम 4 है वो एक्चुअल में क्या है, एडवांस फॉर्म ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, और कैसे उस तक पहुंचा जा सकता है वो उनके अपनी थ्योरी के अंदर मेंशन है। ठीक है भाई,